इस पॉडकास्ट में सुनाई गई कहानी किसी वास्तविक घटना का दावा नहीं करती। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी रॉय और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट। यह कहानी है आदित्य की, जो 2013 में पुणे में पढ़ाई कर रहा था और उस एक रात में जो उसने देखा, उसने उसकी जिंदगी की नींदें हमेशा के लिए छीन ली। साल 2013 की बात है। मैं उस वक्त इंजीनियरिंग कर रहा था और अपने दोस्त रोहित के साथ एक रेंटेड मेस में रहता था। वो रात गर्मियों की थी। हम दोनों ने पढ़ाई खत्म की, खाना खाया और बातें करते हुए बिस्तर पर लेट गए थे। रात के करीब 10 बजे होंगे। रोहित हंसी मजाक करते करते अचानक चुप हो गया। उसका फोन बजा था, घर से कॉल था। वो उठकर फोन रिसीव करने गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बस खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक फोन रखते ही वो लगभग चिल्ला पड़ा, आदित्य, बड़ी मुसीबत हो गई। पापा की हालत बहुत खराब है, मुझे अभी निकलना होगा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं कुछ पूछ भी नहीं पाया। बस दोनों ने झटपट कपड़े पहने और बाहर निकल पड़े। हमारे एक दोस्त अरुण की बाइक थी, वही लेकर हम रोहित के घर की ओर भागे। रात थी, सड़कें सुनसान थीं। सोचा था ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पर रास्ते में एक टैंकर खराब पड़ा था। करीब 1.5 घंटे बाद हम किसी तरह उसके घर पहुंचे। दूर से ही घर के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। मैं समझ गया कुछ बहुत बुरा हुआ है। घर में दाखिल हुए तो देखा उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे। उनके शरीर में झटके लग रहे थे, मुंह से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। आसपास लोग इकट्ठे थे। मां और बहन रो रही थीं। पड़ोसी समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल किया। कॉल खत्म होते ही एक तेज सांस जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने आखिरी बार हवा खींच ली हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। उनके पिता का शरीर स्थिर हो गया। न कोई हलचल, न आवाज, सिर्फ सन्नाटा। फिर धीरे धीरे उनके मुंह से झाग निकलने लगी, इतनी कि लगा जैसे साबुन का पेस्ट लगा हो। कुछ ही मिनट में उनका शरीर ठंडा और सफेद पड़ने लगा। घर में चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। रोहित अपने पिता के सीने से लिपट गया, बेकाबू होकर रोने लगा। पड़ोसी पुलिस को बुला चुके थे, क्योंकि मौत अजीब तरीके से हुई थी। थोड़ी ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम जरूरी है, यह अब केस बनेगा। रोहित की मां ने बहुत विनती की, लेकिन पुलिस नहीं मानी। शरीर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहा गया। रोहित अपने पिता की लाश अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। वो एम्बुलेंस में बैठ गया और मैं भी उसके साथ। एम्बुलेंस की सन्नाटेदार सवारी। रात के करीब 12:30 होंगे। सड़कें सुनसान थीं। बस एम्बुलेंस की हल्की सायरन गूंज रही थी। रोहित चुपचाप रो रहा था। मैं उसके पास बैठा उसे थामे हुए था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे डर खुद हवा में घुल गया हो। जब एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल के सामने रुकी, रात के 1 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास सन्नाटा। सायरन बंद होते ही वो खामोशी और गहरी हो गई। लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर सीधे मॉर्चुरी में ले जाया गया। वहां एक बूढ़ा चौकीदार था। उसकी झुर्रियों में थकान थी, लेकिन आवाज ठंडी और सख्त। वो बोला, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता बेटा,
डॉक्टर सुबह आएंगे। पुलिस का एक हवलदार भी वहीं था। हम तीनों, मैं, रोहित और वो हवलदार, कॉरिडोर में बैठे रहे। दीवारों पर धब्बे थे, हवा में सड़े हुए फिनाइल की गंध थी, लाइटें टिमटिमा रही थीं। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, अचानक से जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो। मेरे हाथों की उंगलियां ठंडी पड़ने लगी। तभी चौकीदार उठा और बोला, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, तुम दोनों ध्यान रखना। वो कॉरिडोर के अंधेरे हिस्से में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ हम दो थे और एक लाश। हमने चुपचाप इंतजार करना शुरू किया। लगभग 20 मिनट हो गए थे। तभी रोहित ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने इशारे से कहा, लाश देखो। मैंने उधर देखा और मेरी रूह जैसे जम गई। वो सफेद चादर कांप रही थी, जैसे उसके नीचे कुछ हिल रहा हो। मेरे होंठ सूख गए, गला जाम हो गया। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर अचानक जैसे वो कांपना शुरू हुआ था, वैसे ही थम गया। पूरा कॉरिडोर फिर से शांत, लेकिन अब हम दोनों के अंदर डर उतर चुका था। तभी वो पुलिस वाला लौटा। उसने खिड़की पर दस्तक दी, कोई आया क्या पोस्टमार्टम के लिए? हमने सिर हिला दिया। फिर उसने चौकीदार की कुर्सी की तरफ देखा, खाली थी। उसने रोहित को कहा, बाहर आओ, बात करनी है। मैं डर गया। रोहित ने मुझे देखा। हम दोनों समझ गए मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। जल्दी आओ, हवलदार ने फिर चिल्लाया। रोहित मजबूर होकर बाहर चला गया। वो और पुलिस वाला धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। अब वहां सिर्फ मैं, लाश और सन्नाटा। चौकीदार अब तक नहीं लौटा था। मैं बार बार खिड़की से झांकता, कोई नहीं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मेरी सांसें धुंध बनने लगी। ट्यूबलाइट अपने आप चालू बंद हो रही थी। हर चर्र की आवाज दिल में उतर रही थी। अचानक वही हुआ जिससे मैं डर रहा था। वो लाश फिर से हिलने लगी, इस बार पहले से ज्यादा तेज, जैसे कोई अंदर से तड़प रहा हो। स्ट्रेचर दीवार से टकराने लगा। थक थक थक। मैं जोर से चिल्लाया, अंकल कोई है? चौकीदार अंकल। पर कोई जवाब नहीं। वो बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर एकदम स्थिर बैठा था, जैसे कोई मूर्ति। मेरे पैर जम गए। मेरे और उसके बीच सिर्फ वो लाश थी और मुझे लग रहा था अगर वो चादर हटी तो सब खत्म। वो रात अब तक की हर रात से ज्यादा लंबी लग रही थी। मैं वहीं खड़ा था, सामने उस सफेद चादर को देखता हुआ जो अब भी हल्के हल्के कांप रही थी। स्ट्रेचर धीरे धीरे दीवार से टकरा रहा था। हर टकराहट के साथ मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं बुदबुदाया, रोहित के पापा तो मर चुके हैं। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट फिर से झपकी और उसी पल वो चादर धीरे धीरे ऊपर उठी। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। चादर के नीचे से कुछ हिला, पहले सिर, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर बैठ गया। हां, वो बैठ गया। उसका चेहरा अब भी सफेद था, आंखें बंद, लेकिन होठों से हल्की सी हंसी निकल रही थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और सीधा मेरी तरफ देखा। वो नजरिया ठंडा, स्थिर और बिल्कुल निर्जीव, जैसे किसी ने मौत को आंखों में भरकर भेज दिया हो। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मेरे होठों से बस निकला, हे भगवान।
वो आदमी धीरे धीरे स्ट्रेचर से उतरा और अपनी टूटी फूटी चाल में मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका पैर जमीन से घसीटता हुआ चल रहा था। उसके गले से घरघराहट की वही आवाज आ रही थी जो मरने से पहले सुनी थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पीछे दीवार थी। अब कोई रास्ता नहीं था। वो मेरे सामने आकर रुका और अपने हाथ उठाकर मेरे गले की तरफ बढ़ाया। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। रोहित अंदर भागता हुआ आया, पीछे हवलदार और चौकीदार दोनों। मैंने आंखें खोली और देखा स्ट्रेचर वहीं पड़ा था, चादर जस की तस, कुछ भी नहीं हिला। मैंने डर से कांपते हुए इशारा किया। वो अभी यहां था। चौकीदार ने टॉर्च जलाई, लाश की चादर उठाई। सब कुछ वैसा ही था, शरीर ठंडा, बिल्कुल स्थिर। हवलदार ने मुझे शक से देखा। तुमने कुछ पी रखा है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोहित की तरफ देखा। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल भाई, सब ठीक है। पर मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं था। अगली सुबह जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ, मैं बाहर ही खड़ा था। हवा में अब भी फिनाइल और खून की गंध थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। वो बोला, मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, ये शरीर खुद से अंदरूनी दम घुटने से मरा है। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब? वो बोला, जैसे किसी ने गले पर दबाव डाला हो, पर गले पर कोई निशान नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वो आखिरी दृश्य मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो जब मुझे पकड़ने आया था, वो हाथ मेरे गले तक पहुंचे थे। कुछ दिन बाद रोहित का पिता अब दफना दिया गया था। घर में धीरे धीरे शांति लौट रही थी, लेकिन मेरे भीतर कहीं भी शांति नहीं थी। हर रात मुझे वही चेहरा दिखता, वो आंखें, वो घरघराहट और वो ठंडी हवा जो मॉर्चुरी में चली थी। मैं डर कर उठ जाता। कभी पंखा बंद होता, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती। एक रात तो हद हो गई। मेरे कमरे में साफ सुनाई दी वो आवाज, आदित्य। मैंने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन कमरा खाली था। बस दरवाजे के पास फर्श पर मिट्टी जैसे कुछ निशान बने थे, नंगे पैरों के। अगले दिन मैं रोहित से मिलने गया। वो बहुत शांत था। बोला, कल रात पापा सपने में आए थे। मैं सिहर गया। क्या बोले? उसने हल्की मुस्कान दी। कह रहे थे पोस्टमार्टम के वक्त बहुत ठंड लगी थी। और फिर वो कुछ देर चुप रहा। मैंने पूछा, तू ठीक है ना? वो बस इतना बोला, हाँ, अब मैं ठीक हूं, क्योंकि अब वो मेरे पास हैं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे लगा शायद सदमे में है। मैं उसे समझाकर लौट आया। 2 दिन बाद मुझे रात में फोन आया, रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत हॉस्पिटल भागा। लोग कह रहे थे वो बाइक से गिरा और सिर में चोट लगी। जब मैं पहुंचा, उसका शरीर वहीं था, सफेद चादर में ढंका हुआ, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता का था। मॉर्चुरी की वही ठंडी हवा, वही कॉरिडोर, वही बूढ़ा चौकीदार। मैंने खुद से बुदबुदाया, इतनी जल्दी? चौकीदार मेरे पास आया, धीरे से बोला, बेटा, कभी कभी कुछ आत्माएं अकेली नहीं जाती, वो किसी को साथ लेकर जाती हैं। मैं पीछे मुड़ा, कॉरिडोर की टिमटिमाती रोशनी में देखा
स्ट्रेचर के पीछे की दीवार पर दो परछाइयां बनी थीं, एक बड़ी और एक छोटी, और दोनों के बीच रोहित का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। कहानी सुन रहे थे आप रॉकी रॉय की जुबानी, मौचुरी का साया। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो अब लाइट बंद करिए और सोचिए, कहीं कोई परछाई आपकी दीवार पर तो नहीं हिल रही।